नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलो फ्रेरे के बारे में। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। पॉलो फ्रेरे उन्हीं में से एक जाना-पहचाना नाम है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, जिन्हें आज भी सार्थक माना जाता है। इसीलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में पॉलो फ्रेरे को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं कि हम इनके विचारों को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले पॉलो फ्रेरे के बारे में। उनका जन्म 19 सितंबर 1921 को ब्राज़ील में निम्न मध्यम परिवार में हुआ था। तो बहुत ही साधारण परिवार से थे पॉलो फ्रेरे और बाद में जब मेहनत की, पढ़ाई-लिखाई की, उसके बाद वो बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद और दार्शनिक बने। हालाँकि बचपन में हालात ऐसे नहीं थे, उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें गरीबी, भूख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से जो उनका पूरा शिक्षा दर्शन हम देखेंगे, वो भी इसी गरीबी को लेकर, इसी ये जो भूख है, इसको लेकर ये सारी चीज़ें उनके शिक्षा दर्शन में झलकती हैं। क्योंकि उन्होंने खुद ये महसूस किया कि जो भूख है या जो गरीबी है, जो उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, उन्होंने किस तरह से उनकी पढ़ने और सीखने की क्षमता को नेगेटिव रूप से प्रभावित किया। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं थे या उनके अंदर दिमाग नहीं था, बुद्धि नहीं थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये एक की पॉइंट है पॉलो फ्रेरे के शिक्षा दर्शन का कि वो ये कहते हैं कि शिक्षा में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है गरीबी, गरीब होना। तो अगर कोई बच्चा गरीब है, उसकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, तो उसका प्रभाव उसकी शिक्षा प्रणाली पर पड़ता है और इसका सॉल्यूशन वो यही बताते हैं कि इसको दूर किया जाए। अब वो कैसे दूर करते हैं, क्या-क्या चीज़ें बताते हैं, ये हम आगे जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा पॉलो फ्रेरे ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए बहुत ही उल्लेखनीय काम किए हैं। अपने ब्राज़ील में रहते हुए इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को लेकर अनेकों कार्यक्रम चलाए, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया प्रौढ़ शिक्षा को लेकर। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसमें प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया। उससे बहुत ही एक्सपीरियंस इन्हें मिले और बहुत सारे उन एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर कर ही इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, वो हैं उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र और उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र, जिसके अंदर वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं, कैसी शिक्षा पड़ती है, इन सब के ऊपर उन्होंने विस्तार से बात की है। अब हम पॉलो फ्रेरे के शैक्षिक विचारों की बात करें, तो सबसे पहले पॉलो फ्रेरे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं संवाद पे, संप्रेषण या संवाद पे। तो वो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ संप्रेषण और संवाद है, ना कि ज्ञान का हस्तांतरण। यानी कि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज शिक्षा नहीं है। अगर आप लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं, उसको रट लेते हैं और रट के कहीं सुना देते हैं, कहीं लिख आते हैं, तो वो शिक्षा नहीं है। वो कहते हैं शिक्षा संप्रेषण है, संवाद है, बातचीत करना, चीज़ों को समझना, ये शिक्षा है। इसका मतलब शिक्षा का दायरा सूचना के दायरे से कहीं ज़्यादा है। शिक्षा सिर्फ सूचना नहीं है, शिक्षा उससे कहीं ज़्यादा है। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाने वाली ज्ञान की प्रक्रिया तक सिमटी हुई नहीं है। शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर दिया जैसे कि अ, टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो स्टूडेंट आगे कभी फिर उनमें से कुछ बच्चे टीचर बन जाएँगे, वो आगे के स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे दूसरी पीढ़ी को। तो इस तरह से जो ज्ञान है सिर्फ जो ज्ञान का ट्रांसफर हो रहा है वो ही केवल शिक्षा नहीं है। शिक्षा संप्रेषण और संवाद का मिला-जुला रूप है जहाँ पर हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने आलोचनात्मक पद्धति की भी बात की है जिसको हम अभी आगे समझेंगे। संवाद के बारे में वो बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं संवाद को और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो हम भी जैसे भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे संवाद पे बहुत फ़ोकस किया जाता है। आप देखिए कि क्लासरूम में बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो बोलें, उनसे तरह-तरह की गतिविधियाँ कराई जाती हैं ताकि वो
बात करें, संवाद करें। तो शिक्षा देने के एक तरीका संवाद के माध्यम से होना चाहिए। संवाद के लिए उन्होंने 3 बुनियादी शर्तें बताई हैं। एक तो ये कि संवाद में भाग लेने वाले जड़ नहीं हैं, यानी संवाद में जो भी भाग ले रहे हैं, वो ऐसे नहीं, उनका ऐसा नहीं है कि उनके पास दिमाग नहीं है, वो एक्टिव हैं, वो पैसिव नहीं है। वो एक्टिव हैं, अपना दिमाग का यूज़ करेंगे तब वो संवाद करेंगे। ये नहीं है कि कुछ रटा दिया टीचर ने और सिर्फ वो बोल रहे हैं, वो संवाद नहीं है। दूसरा, संवाद के लिए मुक्त और खुला वातावरण चाहिए जहाँ पर बच्चे बिना किसी झिझक के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। अगर क्लासरूम में ऐसा माहौल होगा जहाँ पे बच्चे अपनी बातें आराम से रख सकते हैं तो वो बहुत ही वहाँ पे संवाद बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर टीचर से बच्चे डरते हैं, वहाँ पे अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते हैं तो वो संवाद उतना प्रभावशाली नहीं होगा। और उसके बाद वो कहते हैं तीसरा पक्ष कि विभिन्न पक्षों के बीच बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, यानी कि संवाद में जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, सबके बीच में बराबरी होनी चाहिए। अगर हम किसी एक को भी सुपीरियर मान लेंगे, तो तो फिर वो संवाद प्रभावशाली नहीं होगा क्योंकि बच्चे डरेंगे और हम एक ही के ज्ञान को सुपीरियर मानेंगे। तो संवाद में बराबरी का रिश्ता होना ज़रूरी है, 2 इक्वल लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। संवाद के माध्यम से प्रचलित विचार नए ज्ञान में बदल जाएगा क्योंकि जब संवाद होगा तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नई-नई तरह की नॉलेज हम आपस में एक्सचेंज करेंगे, नए-नए विचारों से परिचित होंगे। तो जो भी प्रचलित विचार है वो नए ज्ञान में बदल जाएगा और सच्चा संवाद आलोचनात्मक चिंतन पैदा करता है। संवाद सिर्फ वो नहीं है कि हमने आपस में बातचीत कर ली, हो गया। नहीं, जब तक हमारे अंदर आलोचनात्मक चिंतन पैदा नहीं होगा, वो संवाद नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत सारे आयामों से सोचते हैं, सिर्फ़ एक ही तरीके से नहीं देखते हैं। जैसे पॉलो फ्रेरे के हम विचार पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि पॉलो फ्रेरे ने इन चीज़ों के बारे में तो बात की है, लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं मिस कर दी। अगर इस तरह से मैं सोच पाती हूँ, कुछ उनकी कुछ नेगेटिव चीज़ें देख पाती हूँ या किसी दूसरे पक्ष पर बात कर पाती हूँ, तो ये आलोचनात्मक चिंतन है। और शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन के योग्य बनाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पॉलो फ्रेरे आचरण की बात करते हैं, प्रैक्सिस की बात करते हैं। प्रैक्सिस का मतलब यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सिद्धांत, अवधारणा या कौशल को अधिनियमित, मूर्त या साकार किया जाता है। एक तरह से आपका व्यवहार कहिए या अभ्यास कह सकते हैं हम इसे। जब कोई चीज़ हम करते हैं, किसी चीज़ को करके सीखा जाता है, तो वो है आचरण। तो पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ बातें ही करते हैं, हम बदलाव की बातें करते हैं अपने शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन हम वो बदलाव लाते नहीं हैं। तो वो कहते हैं सिर्फ संवाद काफ़ी नहीं है। सामाजिक वास्तविकता प्राप्त करने के लिए केवल संवाद संवाद ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए अपनी वास्तविकताओं पर एक साथ कार्रवाई और आलोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। काम भी करना है और साथ-साथ हमें ये भी सोचना है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, तो उसके बारे में हमें आलोचनात्मक चिंतन भी करना है। उसके बाद विवेकीकरण की बात करते हैं पॉलो फ्रेरे। विवेकीकरण से यहाँ पे अर्थ है चेतना का जागना, हमारी जो अंदर की चेतना है, जो जागरूकता है, उसका होना और आलोचनात्मक चेतना होना, ठीक है? यानी कि सभी आयामों पर चिंतन करना, सिर्फ़ एक ही दृष्टि से नहीं सोचना। जैसे आजकल हमारे पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हम उसको एक ही दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम उसको अलग-अलग नज़रियों से देखें और परखें, खुद से परखें कि क्या ये सही है, क्या गलत है। तो विवेकीकरण को वो कहते हैं ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति व समुदाय चिंतन व कर्म के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता की आलोचनात्मक समझ विकसित करता है। जो भी रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसकी आलोचनात्मक समझ, उसके बारे में आलोचनात्मक समझ को विकसित करना, वो विवेकीकरण है। बेसिकली अपने दिमाग का यूज़ करना, ये समझना कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं लेकिन हम उसकी जड़ों तक नहीं जाते। तो किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचना ये विवेकीकरण के द्वारा ही हो सकता है। कोडिफिकेशन की बात करते हैं वो
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह के सदस्य वास्तविकता को समझने के लिए स्वयं को उस स्थिति में महसूस करते हैं और वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक चिंतन करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको किसी चीज के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, तो एक तरीका तो ये आप कहीं किसी सोर्स के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप स्वयं को उस स्थिति में महसूस करें कि अगर मैं वहां होता तो कैसा होता, या मैं वहां होती तो कैसा होता। तो फिर उसके बाद आप उन चीजों पर चिंतन करें, है ना? जैसे मान लीजिए यूक्रेन युद्ध आप सबको पता है चल रहा है, तो अगर आप उस वहाँ की स्थिति के बारे में अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो आप खुद को उस स्थिति में महसूस करें कि अगर मैं वहाँ पे होता या होती, तो किस तरह होता। तो तब आप जो चिंतन करते हैं, उस प्रक्रिया को वो कोडिफिकेशन कहते हैं। तो शिक्षा में ये कोडिफिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा स्वयं उस स्थिति में महसूस करे अपने आप को और फिर वो वास्तविक पहलुओं पर चिंतन करे। कोई भी जो समस्या उसके सामने आती है, वो उस परिस्थिति में खुद को महसूस कर। उसके बाद शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलो फ्रेरे का अगर हम नाम लेते हैं, तो दो तीन चीजें जो हमारे सामने आती है, संवाद और दूसरा बैंकिंग अवधारणा। तो बेसिकली इस पे प्रश्न भी बहुत आते हैं, जैसे अगर आप किसी भी कोर्स में हैं, तो इस पे प्रश्न भी बहुत आता है। बैंकिंग अवधारणा का मतलब आप समझिए। सबसे पहले बैंक क्या होता है? तो बैंक होता है जहाँ पर हम अपनी चीज़ें अपना पैसा जमा करते हैं। बैंक हमारी चीज़ों को जमा कर लेता है ना? तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को जमा करते हैं। कोई जमा करता होता है, ठीक है? और कोई उसको सँभाल के रखता है। तो शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा क्या है? यहाँ पर हम ये मानते हैं कि छात्र जो है वो संग्रह स्थान है, यानी छात्र एक तरह का बैंक है और शिक्षक है जमाकर्ता। शिक्षक जो भी इंफॉर्मेशन है उनको जमा कर रहा है। ठीक है? तो हम देखेंगे हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यही होता है कि हम जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो जमा करने की कोशिश करते हैं कि जो भी उनके पास ज्ञान है वो सब छात्रों के अंदर भर दें बस, संग्रह कर दें, जमा कर दें। तो शिक्षक संप्रेषण करने की बजाय विज्ञप्तियां जारी करता है, यानी कि वो संवाद नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सूचनाएं दे रहा है, दे रहा है और छात्र क्या कर रहे हैं, उसको अपने अंदर जमा कर रहे हैं, भर रहे हैं। जिन चीजों को जमा करते हैं छात्र उन्हें धैर्यपूर्वक ग्रहण करते हैं, रटते हैं, दोहराते हैं। यह शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा है, जिसमें छात्रों की सक्रियता के लिए सिर्फ इतनी गुंजाइश होती है कि वे जमाव को ग्रहण करें, फाइल कर ले और संभाल ले। तो यहाँ पे कोई आलोचनात्मक चिंतन नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई संवाद नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ छात्रों ने अपनी जो भी उनको नॉलेज दी जा रही है उसको सिर्फ संभाल के रखना है, उसको फाइल स्टोर कर लेना है और जब भी जरूरत पड़े तो उसको निकाल के वापस दे देना है। आप पेपर में ऐसे ही करते हैं ना, रटते हैं और उसके बाद उसको जब जरूरत पड़ती है, पॉलो फ्रेरे पे बैंकिंग अवधारणा का क्वेश्चन आ गया, आपने रट लिया, अब आप वहां जाके लिखाएंगे। लेकिन ये नहीं करना, हमें समझना है चीजों को, हमें संवाद करना है, हमें आलोचनात्मक चिंतन करना है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, संवाद, बैंकिंग की अवधारणा और तीसरी बात वो चुप्पी की संस्कृति की बात करते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो इस चुप्पी की संस्कृति में जकड़ी हुई है। ठीक है? तो मतलब कि हमारे छात्रों को कहा जाता है चुप रहो, शांत रहो, कोई कुछ बोलना नहीं है। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो चुपचाप बैठ के सुनो, बात नहीं करनी है, चुपचाप बस उसको सुनो, वो जो कह रहा है वही सही है बस। ठीक है? तो पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि ये चुप्पी की संस्कृति जो है, ये बहुत गलत है। इसको तोड़कर संवाद की स्थिति को बनाना ज़रूरी है। कोई भी शिक्षा प्रणाली की सफलता तभी कहलाती है जब हम इस चुप्पी की संस्कृति को तोड़कर संवाद की स्थिति को बनाते हैं। ठीक है? 2 लोग बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं है चुप बैठा है सिर्फ एक ही बोल रहा है। तो 2 लोग बातचीत करते हैं तो इस स्थिति में शोषक और शोषित में भेद नहीं रह जाएगा और दोनों समान धरातल पर बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर एक वर्ग चुप है और दूसरा बोल रहा है, तो दोनों में आप देखिए एक शोषक है और दूसरा शोषण करने वाला है ना? एक का शोषण हो रहा है, जो चुप है उसका शोषण हो रहा है, जो बोल रहा है वो शोषण कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, संवाद की स्थिति होनी चाहिए ताकि दोनों समान धरातल पर बातचीत कर सकें। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहते हैं समस्या उठाऊ शिक्षा की। यानी कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो समस्या उठाऊ, यानी हमें समस्या को समझने में, समस्या को उठाने के काबिल बनाए।
ऐसा नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि हमें आलोचनात्मक रूप से सोचने पर मजबूर करे। अगर हमें कोई कुछ हम किसी स्थिति में होते हैं, हमें कोई समस्या दिखती है, तो हम उस समस्या पर बात करें, उसके बारे में बोलें। अगर हम नहीं बात करेंगे, बोलेंगे नहीं, उठाएँगे नहीं उस समस्या को, तो ऐसी शिक्षा तो बेकार है। तो अगर हम किसी भी स्थिति में और हमें लगता है कि ये समस्या है, तो उस समस्या को उठाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समस्या उठाऊ शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के आलोचनात्मक रूप से सोचने या ज्ञान के उद्देश्य और उसके अस्तित्व के कारणों पर चिंतन करने के कौशल को मजबूत करना है। ठीक है, तो बेसिकली आलोचनात्मक रूप से सोचने या ज्ञान के उद्देश्य और उसके अस्तित्व के कारणों पर चिंतन करने के कौशल को, उनके थिंकिंग स्किल को मजबूत करना है। जो विद्यार्थी हैं, उनके आलोचनात्मक चिंतन को, उनके चिंतन कौशल को मजबूत करना है। इसमें निरंतर यथार्थ का अनावरण होता है, क्योंकि हम सच को खोजने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो यथार्थ का अनावरण होता है। शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं है, बल्कि संवाद करते हुए उनसे सीखता है। क्योंकि अगर समस्या उठाऊ शिक्षा है, तो वहां पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, वहां पे संवाद होगा, शिक्षक भी कुछ सीखेगा और छात्र भी सीखेंगे, दोनों मिलके ज्ञान की रचना करेंगे। तो वो है समस्या उठाऊ शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा चेतना को उभारने का और यथार्थ में आलोचनात्मक हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। बेसिकली हमारी जो चेतना है, उसको उभारने का काम करती है ये शिक्षा। हमारी जो जागृति है, उसको जगाना, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो विवेक है, उसको जगाने का काम समस्या उठाऊ शिक्षा करती है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेरे किस तरह की पद्धति की आलोचना करते हैं। सामान्यतः जो हमारी शिक्षा पद्धति है, हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, पर जो हम सामान्यतः अपने स्कूलों में देखेंगे, उसकी आलोचना पॉलो फ्रेरे करते हैं। मतलब कि क्या-क्या कमियां वो निकालते हैं शिक्षा पद्धति में। तो पहली वो कमी बताते हैं कि अध्यापक पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। ये एक कमी है, जबकि वो संवाद की बात करते हैं कि दोनों को बराबर संवाद करना है। ऐसा नहीं है एक पढ़ा रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, दोनों को ही ज्ञान का निर्माण करना है। दूसरा वो कहते हैं कि ये माना जाता है कि केवल शिक्षक ही सब कुछ जानता है, बच्चे कोरी स्लेट हैं। अगर ये अवधारणा है तो ये गलत है। बच्चे भी जानते हैं, बच्चे खाली नहीं आते। बच्चों के पास भाषा है, उनके पास अपना अनुभव है, उनके पास अपना ज्ञान है। तो केवल शिक्षक ही जानता है, बच्चे नहीं जानते, ये एक गलत अवधारणा है। बस शिक्षा विचारशील है, बच्चे विचारशील नहीं है, ये भी गलत अवधारणा है। बच्चे बिल्कुल एक्टिव लर्नर होते हैं, बच्चे विचारशील होते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए। उसके बाद बोलने का अधिकार शिक्षक को है, बच्चों का अधिकार सुनना ही है। इसको वो गलत मानते हैं। बोलने का अधिकार दोनों को, क्योंकि जब वो संवाद की बात कर रहे हैं तो बोलने का अधिकार दोनों को होना चाहिए। बच्चों को अनुशासित होना है, अनुशासन सिखाने का जिम्मा अध्यापक का ही है। ये भी वो गलत मानते हैं। अनुशासन दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को ही सीखना है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों की बात कर रहे हैं बार बार, तो दोनों को ही अनुशासन सीखने की जरूरत है। यह भी शिक्षक का अधिकार है कि वह चुनाव करे कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बच्चों को तो आज्ञा पालक बनना है नहीं, बच्चों को भी ये अधिकार है कि वो चुन सकें कि क्या पढ़ना है। बच्चों का भी मन हो सकता है कि आज हमें क्या पढ़ना है, बच्चे बताएंगे, या आज हमें नहीं पढ़ना है, ये भी बच्चे बताएंगे। तो बच्चों को इतना अधिकार हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सिर्फ टीचर की अथॉरिटी है, इसकी आलोचना करते हैं पॉलो फ्रीरे। उसके बाद वो शिक्षा पद्धति, उसके बाद जो वो कहते हैं कि असली कर्म अध्यापक ही करता है। ये भी बड़ी खराब अवधारणा है, क्योंकि बच्चे भी मेहनत करते हैं, बच्चे और टीचर दोनों ही कर्म करते हैं, तब जाके शिक्षा प्रणाली बनती है। तो दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंट रोल है। कार्यक्रमों के निर्धारण की जिम्मेदारी भी अध्यापक पर है, बच्चे तो बस अनुपालन करते हैं, ये भी गलत। कार्यक्रम की जिम्मेदारी दोनों पे होनी चाहिए, दोनों को मिलजुल के, अगर विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है या कोई गतिविधि कराई जा रही है, तो बच्चों को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी चाहिए। अध्यापक को ही बस इस समूची शिक्षा प्रक्रिया का कर्ता माना जाता है, बच्चे तो बस शिक्षा के ग्राहक हैं। नहीं, बच्चे भी समूची शिक्षा प्रक्रिया का एक हिस्सा है, वो भी कर्ता है, वो ग्राहक नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे आप इन बिंदुओं से आलोचना भी निकाल सकते हैं और पॉलो फ्रेरे वास्तव में किस तरह की शिक्षा प्रणाली चाह रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों चीजें आप इन बिंदुओं से निकाल सकते हैं। और अंत में वो कहते हैं कि शिक्षक शिक्षा अधिकारी के रूप में बच्चों के लिए नियम आदि का निर्माण करता रहे, तो वो इसकी भी आलोचना करते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चों को नियम में बांध देंगे, तो वो संवाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शिक्षा
वो स्वतंत्र माहौल बच्चों को नहीं मिल पाएगा। तो संवाद अगर हमें करना है तो हमें ये शिक्षा अधिकारी वाली अवधारणा को छोड़ देना चाहिए, बच्चों को साथ लेके हमें चलना चाहिए। और अंत में पॉलो फ्रेरे के शैक्षिक दर्शन के मुख्य बिंदु। पहला, शिक्षा संवादात्मक प्रक्रिया है, यानी दो तरफा प्रक्रिया है। सिर्फ एक ही व्यक्ति या शिक्षक के करने से कुछ नहीं होगा, दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। दूसरा, आलोचनात्मक चिंतन का होना आवश्यक है। एक अच्छी शिक्षा वही है जो हमें आलोचनात्मक चिंतन को करने के लिए सक्षम बना सके। तीसरा, शिक्षा के द्वारा विवेकीकरण एवं चेतना जागृत की जाए, जिससे वास्तविकता को बदलने की शक्ति हो। हमारे अंदर विवेकीकरण हो, हमारे अंदर चेतना जागृत हो, जिससे कि हम अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो परिस्थितियां, अगर हम हमारी खराब परिस्थितियां हैं तो हमें उनको बदलने की शक्ति मिलेगी। अगर हमारे अंदर विवेकीकरण, हमारी चेतना, कई लोगों को तो यही पता नहीं होता कि वो प्रॉब्लम में है या हमारे साथ शोषण हो रहा है, किसी को यही नहीं पता होता। तो जब आप वास्तव में समस्या को पहचान पाते हैं तभी आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसीलिए वो विवेकीकरण और चेतना के जागृत होने की बात करते हैं। और अंत में वो कहते हैं कि शिक्षा को और अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रतिभागियों के जीवित अनुभवों पर निरंतर जोर देना चाहिए। ये तो लगभग हर शिक्षा नीति कहती है, एनसीएफ 2005 भी कहता है। ये आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा, और ये शिक्षा का एक उद्देश्य भी है कि जो बच्चों के अनुभव हैं उनको क्लासरूम में लाया जाए, उन एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को, उनको क्लास में इन्वॉल्व किया जाए और उसके थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। तो तब बच्चे जो है शिक्षा को बहुत, एक तो इंटरेस्टिंग बनेगी शिक्षा, दूसरा और ज़्यादा सार्थक बनेगी अगर बच्चे ये सीख पाएँगे, अपने अनुभवों से जोड़ पाएँगे। अब जैसे पॉलो फ्रेरे हमने पढ़ा, तो आपके जो भी एक्सपीरियंस स्कूल को लेकर रहे हैं, जो भी जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था आपने देखी है, तो आप पॉलो फ्रेरे से उसको जोड़ते हुए वो उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे संवाद की बात की, तो संवाद की क्या हमारे स्कूलों में होता है, किस तरह का होता है, इस पर आप अपने अनुभवों को लिखिए, खुद के अनुभवों को लिखिए। या बैंकिंग अवधारणा की बात की, तो हमारे विद्यालयों में या हमारे विश्वविद्यालयों में बैंकिंग अवधारणा है, नहीं है, कैसी है? तो इस पर आप बात करते हुए अपने विचारों को लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है? तो ये आज हमने पॉलो फ्रेरे को समझा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी बैंकिंग अवधारणा पर, संवाद पर काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इसको आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।